जय मूल्यवासी साथियों, मैं अरुण जुगड़िया। संगठन ने अभी मुझे भारतीय मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर अभी जिम्मेदारी दी है और अभी जो आर्थिक मंदी है उसका कारण ईवीएम है। इस मुद्दे पर मैं अपनी बातें रखना चाहता हूँ। भारत में अभी जो कोरोना का संकट है उसी के दौरान जो लॉकडाउन हुआ है उसको लेकर कुछ बातें मैं आपके सामने तर्कसंगत बातें रखना चाहता हूँ। भारत में पहला केस कोरोना का जनवरी में आया था और जब यह जनवरी में आया था तब सरकार को इसकी जानकारी थी। उसके बाद नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, लाखों लोगों को जुटाया गया। तो क्या सरकार तब तक सो रही थी? सरकार को सारी ये जानकारी थी और अचानक आगे होते 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 मार्च में एक के साथ अचानक लॉकडाउन घोषित किया गया। सवाल ये खड़ा होता है कि लॉकडाउन इन लोगों ने घोषित किया, पहला केस अगर जनवरी में आया था तो लॉकडाउन अचानक घोषित क्यों किया? लॉकडाउन को वो प्री प्लानिंग तरीके से कर सकते थे जिसमें मजदूरों को पहले अपने घर पर पहुंचाया जा सकता था। बावजूद सरकार ने ये क्यों किया? भारत सरकार जो है वो कोई भी चीज बिना प्लानिंग के नहीं करती है। छोटी से छोटी चीज है तो लॉकडाउन बिना प्लानिंग के हुआ, ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। सरकार ने ये क्यों किया उसके पीछे मुझे कुछ कारण लगते हैं। इसी लॉकडाउन के बीच सरकार ने एक काम किया कि 35 लेबर लॉ को खत्म किया। 35 लेबर लॉ को खत्म सरकार ने लॉकडाउन में क्यों किया? इसको अगर देखें तो आपको पता चलेगा जो लॉकडाउन घोषित किया और 35 लेबर लॉ को जो उन लोगों ने खत्म किया, इसमें बीच में कुछ कड़ी है। अगर सरकार मजदूरों को पहले अपने घर पर पहुंचा देती तो मजदूर अपने घर पर बैठा होता और सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं उसको ये जानकारी मिलती कि सरकार ने लेबर लॉ को खत्म किया और मजदूर जो वर्ग था वो सरकार के विरोध में आकर खड़ा होता। अगर लेबर लॉ को खत्म भी करना है और मजदूरों को भी पता भी नहीं चलने देना है तो क्या किया जाए? इसीलिए सरकार ने प्लानिंग की और अचानक ही टीवी पर आकर लॉकडाउन घोषित कर दिया। इससे क्या हुआ? मजदूर पहले जहां फंसा था वहां से निकलने की सोच रहा था। वो पहले अपना पेट बचाए कि अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े। सरकार को ये पता था अगर ये परिस्थितियां खड़ी हुई तो मजदूर मजबूरन होकर अपने पेट की बारे में सोचेगा, हक अधिकार के बारे में बाद में सोचेगा। और यही हुआ कि सरकार ने जब लॉकडाउन घोषित किया तब मजदूरों को पेट की सोचनी पड़ी, हक अधिकार को नहीं सोच पाए और जैसे तैसे कर वो गांव जाने की कोशिश की। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो जब से ये वर्तमान सरकार आई है तब से ही केवल इकोनॉमिकली घोटाले नहीं हुए हैं, तब से ही केवल इकोनॉमिकली भारत को पछाड़ा नहीं गया है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब यही बीजेपी के लोग विरोध पक्ष में बैठे थे और यही विरोध पक्ष के लोग कांग्रेस और बीजेपी कोऑर्डिनेशन करके, कम्युनिकेशन करके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये घोटाला करवाकर भारत देश का इकोनॉमी डाउन करते थे। और वास्तव में जब ईवीएम घोटाला किया उसके बाद कांग्रेस बीजेपी में जो समझौता हुआ उसके तहत आज बीजेपी सत्ता में है और जब बीजेपी ने इकोनॉमिकल घोटाले कर रही है तो अब कांग्रेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसमें चुप बैठी हुई है। देखने की बड़ी बात यह सामने आती है कि इकोनॉमिकली जब भारत देश में इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी तब नरेंद्र मोदी ने आकर एक चीज कही कि हमने इस घटना को, इस जो हमारे पर आपत्ति आकर खड़ी है उसको हमने अवसर में बदला। तो अवसर में कैसे बदला? उन्होंने अवसर में यूं बदला कि जो इकोनॉमिकली जो आज देश में जो ब्राह्मण इस देश का इकोनॉमिकली पूरा कंट्रोल करके बैठा हुआ है उस ब्राह्मण को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करने के लिए, मजदूरों को कमजोर करने के लिए उन्होंने लॉकडाउन का भरपूर इस्तेमाल किया। दूसरी बड़ी बात हमारे सामने यह है कि
ये जो घटना है वो इसमें क्या है। जब ये सारी चीजें हो रही थी तब गुजरात का जो शिक्षा मंत्री है, जो भूपेंद्र सिंह चुड़ासामा, उसको लेकर गुजरात की हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि जो तब चुनाव हुआ था उसमें घोटाला हुआ था। भूपेंद्र सिंह चुड़ासामा जो आज के अभी गुजरात के जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसने कहा कि पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं की जाए, पहले ईवीएम की गिनती की जाए। तो सवाल ये खड़ा होता है कि भूपेंद्र सिंह चुड़ासामा को पोस्टल बैलेट की जगह ईवीएम पर इतना भरोसा क्यों था। इस मुद्दे को लेकर जब हाईकोर्ट की ओर से जजमेंट आया, कांग्रेस चिड़ी चुप रही। कांग्रेस अगर विरोध पक्ष में थी, वो मजदूरों की समस्या देख रही थी, वो इकोनॉमिकली भारत को डाउन होता देख रही थी, कांग्रेस के पास बोलने के लिए सारा कुछ चीज था, बावजूद कांग्रेस चुप थी। तो कांग्रेस इसीलिए चुप थी कि 2004 और 2009 में, 2005 और 2009 में जो कांग्रेस ने ईवीएम का घोटाला किया, उसके बाद जो सुब्रमण्यम स्वामी ने केस जीता, उसके बाद जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उनके बीच एग्रीमेंट हुआ कि 2 साल हम जीते 2 साल आप जीतो, उसी को लेकर कांग्रेस चुप रही। और दूसरा बड़ा फैक्टर था जाति का फैक्टर। कांग्रेस का हाईकमान भी ब्राह्मणों का है, बीजेपी का हाईकमान भी ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों को इस देश में शासक बनाना है तो भारत देश को लूट कर भी उसको शासक बनाना होगा। ये शासक बनाने के लिए इन लोगों ने भारत की जो आर्थिक नीतियां वो ऐसी बनाई और 20 लाख करोड़ का पैकेज भी घोषित किया, जिसमें अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा ये केवल और केवल भारत में जो मूढ़ीपति लोग हैं, ये मूढ़ीपति लोग कौन है, ये आज के भारत के ब्राह्मण बनिया लोग हैं। तो भारत में ये जो सारा मामला खड़ा किया गया, जो इकोनॉमिकली डाउन करने का मामला खड़ा किया गया, ये सबसे बड़ा ये मामला खड़ा किया गया, ये ब्राह्मणों को देश में स्ट्रेंथन करने के लिए ये मामला खड़ा किया गया। ब्राह्मण इस देश में 3.5% है। ये चीज अगर लोगों को पता चलती है कि ये स्ट्रेंथन करने का मामला खड़ा किया गया, इसीलिए भारत की इकोनॉमी को डाउन किया जा रहा है, भारत की इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या करके ये काम किया जा रहा है। मैं गुजरात के सूरत से बिलोंग करता हूं और सूरत का एक डाटा हमारे पास आया था कि गुजरात में जो प्रवासी मजदूर है उनकी संख्या 6.5 लाख है। तो गुजरात से कितनी होगी और भारत से कितनी होगी। 6.5 लाख मजदूरों का सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जो घुमंतु जाति के लोग थे उनका ध्यान नहीं दिया, जो SC ST OBC के लोग जो थे उनका ध्यान नहीं दिया। तो सरकार को ये गुरूर आता कहां से। अगर ये समझे तो हमें पता चलेगा ये गुरूर ईवीएम से आता है। सरकार ऐसी ही पॉलिसी बना रही है। ब्राह्मण बनिया जो इस देश में काबिज है सत्ता पर, वो इकोनॉमिकली जो पाया है भारत का, उसको भी उस पर भी जो कब्जा करने की ये तैयारियां कर रही है, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा ये सारा मामला ईवीएम के बलबूते पे किया जा रहा है। ईवीएम अगर इसके पीछे है तो ईवीएम हटाने के लिए जो बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से भी लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें भी हमें साथ सहयोग करना चाहिए। इसके आगे और एक मुद्दे पर मैं बात रखकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि सरकार डेवलपमेंट के नाम पर क्या कर रही है। सरकार डेवलपमेंट के नाम पर आदिवासियों के जल जमीन संपत्ति से उन्हें बेदखल करने की जो साजिश की जा रही है, उस पर मैं कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूं। गुजरात के केवड़िया में यह आंदोलन अभी चल रहा था, उसकी कुछ पार्श्वभूमि में आपके सामने रखना चाहता हूं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर डेवलपमेंट के नाम पर आदिवासियों की जमीनों को हड़पने का कार्यक्रम सरकार ने शुरू किया। फेंसिंग का काम जो था सरकार ने वो लॉकडाउन में शुरू किया। जब सरकार लोगों को बता रही थी 2 गज की दूरी रखी जाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाए, तो सरकार ने ये लॉकडाउन में काम शुरू क्यों किया। इससे क्या किया जाएगा, इससे आदिवासी को जल जमीन संपत्ति से बेदखल कर कर ऐसी जगह धकेल दिया जाएगा कि उसके पास ना खाने का रिसोर्स होगा ना कमाने का रिसोर्स होगा। वही आदिवासी फिर बस्तियों से निकलकर कहीं पर किसी सिटी में आकर मजदूरी करेगा। तो हमारी ये मांग रही थी
कि अगर आदिवासी की जमीन आप डेवलपमेंट के नाम पर लेना चाहते हैं तो आप आत्मनिर्भरता की बातें करते हैं, तो अगर आदिवासी की जमीन है तो अगर कोई आदिवासी इन्वेस्टर इसमें होटल बनाना चाहता है तो 50% आदिवासी का हिस्सा है, 50% इन्वेस्टर का हिस्सा हो और प्रॉफिट में 50% शेयरिंग आदिवासी का हो। अगर आप सही में आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, सरकार या सरकार को कोई भी नुमाइंदे या तथाकथित बने हुए कोई भी चीज, कोई भी लीडर इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं और इस चीज की चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसी के कारण आदिवासियों का सत्यानाश सरकार कर रही है। आदिवासियों का सत्यानाश करने के लिए अगर देखा जाए तो उसके पीछे भी आपको एक बड़ा षड्यंत्र में बताना चाहूंगा कि आज का जो वास्तविक इकोनॉमिकली जो कब्जा करके बैठा है ब्राह्मण बनिया, उसी के पास जमीन नहीं है, उसके पास जल जमीन संपत्तियां नहीं है। ये जल जमीन संपत्तियां आदिवासियों के पास है और आदिवासियों को अगर आइसोलेशन में किया गया तो ये जल जमीन संपत्तियां वो हथिया सकता है। वो हथियाने के लिए सरकार ने ये काम किया। सरकार ने एनबीएफसी को 65,000 करोड़ रुपया का पैकेज दिया। सबको पता है कि एनबीएफसी में सबसे ज्यादा घोटाला होता है। सरकार ने 65,000 करोड़ का ये जो था पैकेज वो एनबीएफसी को क्यों दिया? सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो खुल के कह रही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर मजदूर रोड पर चलते जा रहे हैं तो पत्रकारों को रोककर उन्हें सवाल नहीं करना चाहिए, उनका टाइम नहीं बिगाड़ना चाहिए। एक फाइनेंस मिनिस्ट्री ऐसे समय पर ऐसा बयान क्यों कर रही है? आदिवासी इसके अगेंस्ट में है, देश का मजदूर इसके अगेंस्ट में है, देश का जो शेड्यूल कास्ट है उसके अगेंस्ट में है, देश में ओबीसी की हालत बिगड़ कर रखी हुई है, देश का ओबीसी इसके अगेंस्ट में है। बावजूद भी सरकार को इतना गुरूर कहां से है? तो इसकी नींव में अगर हम देखने जाए तो पता चलेगा इसकी नींव में ईवीएम है। तो ईवीएम के विरोध में जो आंदोलन पूरे देश में चल रहा है उसमें साथ सहयोग आपको करना चाहिए। और इस बामसेब के मंच से अभी जो 34वां गुजरात राज्य अधिवेशन है उसमें हम युवाओं को बोलने के लिए जो मौका दिया गया है उसके लिए मैं बामसेब और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ की जो गुजरात की कमेटी है उनका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामन मेश्राम साहब का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने ऐसे समय पर हमें बोलने का मौका दिया और हमारी बात रखने का मौका दिया। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने अपने बातें रखी है, आप लोग यहाँ पर आए हैं, उनका भी हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी।